इधर आ जा कौन बैठा निचोड़िए तो अपना निचोड़िए। हाँ भैया छठी रोक सती छठी बिठा दे आपको लड़की अच्छी मिली है, पैसा दीजिए उधर। बस रिक्शा भाई लोगों ने क्या भाई ने क्या पैसा दीजिए। भाई लोग देंगे ना, भाई लोग देंगे ना। आई हैं आपके साथ इधर आइए, इधर शहबाज दुल्हन उतारिए दुल्हन। भारी बहुत
चलो मिला शरीफ, चलो मिला शरीफ, चलो मिला शरीफ, चलो मिला शरीफ चलो बच्चों आगे। कहाँ जाना है? मिलाद नहीं होता है। वो आई नहीं कोई अपने घर आई नहीं आ गई तो सही है। कई बार की जा चुकी आती नहीं। आज हमारा कमरा खाली। चलो अरे यार तुम्हारी तो फोटो ले रही हो। अच्छा फोटो ले रही हो सही है। यही तमाशा हुआ था। साइकिल पे आई थी 12 बचाओ आने नहीं दे रहे हम तुम ले जा रही हो हमको कोई चीज पकड़ने का कमाल करती है वाला बुला रही है वो देखने वाला सबके आंसू हमने निकाले। ये और बड़ा गाँव बड़ा गाँव सब लोग जल्दी आ जाओ आओ जल्दी न जाओ, हट जाओ तुम लोग, हट जाओ इधर से एक मिनट। आरिस तुम्हें कीजिए तुम दोनों हट जाओ। ए भैया हाँ, अब जाओ। नहीं रुक जाओ अभी। आइए आइए तो आगे देख रहे हैं अरे एक मिनट मेरा बच्चा नहीं आया बड़ा वाला चलिए शाम को देखिए। अब आ जाओ। हाँ आइए सब आ गई। आरिस आओ आइए मोनी देखिए आपकी घर खराब हो पहले आरिस अरे साहिबा कहाँ है? अरे इधर खस गो। अच्छा थैंक यू आज तक आप लोग आजकल चुके हैं फैमिली की पूरी। कोई चैनल आ जाएगा। पिछली शादी में तो आप लोग पूरी फैमिली की। मैं आपको बताऊँ। सबकी आनी चाहिए नहीं होगी अब इधर मूवी इधर अच्छा चलिए भाई चलिए चलो भाई वहाँ मिला दो गया। यहाँ चलिए अब चले आप लोग। अब कैमरे If man has a true spiritual understanding, he has nothing to be afraid of. He is protected by Allah in many ways that he does not even know. He may be an insignificant creature as a mere animal, but his soul raises him to a dignity above other creatures, and all sorts of divine forces guard and protect him. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Zahiri Shamsudduha Badr Tuja Ahmad Nabi Akhiri Balagh बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। अब इससे ज्यादा और कौन सी बड़ाई होगी कि ये खुद
खुदा का काम है, हमारे लिए खुला हुक्म है। एक तो खुदा की तकलीफ, दूसरे खुदा के हुक्म की तामील। जो शख्स एक बार दुरूद शरीफ पढ़े उस पर 10 रहमतें नाज़िल हो, 10 गुनाह खुल जाएं, 10 नेकियां आमाल नामा में लिखी जाएं, 10 मर्तबे बुलंद हो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। महबूब तिबरिया है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नक्शे खुशनुमा है सल्ले अला मोहम्मद। कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, घर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद। उसकी निजात होगी, रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा हो वो खोल कर पिला दो, क्या नुस्खे शफा है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हम राह चलने वालों, पढ़ते चलो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। जाने भी अलम को न रोक हमको, सीने पे लिख रहा है सल्ले अला मोहम्मद। मंजिल का है भरोसा, अकबर बगल में तोशा, क्या खूब ले चला है सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसमें बड़ी खूबियां हैं। सच में ये है, मोहम्मद से सिफत पूछो खुदा की, खुदा से पूछिए शान मोहम्मद। अल्लाह ताला को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा हुआ ताल्लुक है वो कौन समझ सकता है। हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक कह जाता है। ये 2 जुमले हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम के साथ मिलाकर इस कलमे का तमाम दुनिया में डंका बजवा दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम के साथ मिलाकर इस कलमे का तमाम दुनिया में डंका बजवा दिया। दूसरा ये कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहला सबक यही है। तीसरा, अल्लाह ये चाहता है कि पहले इससे अपने दिलों को साफ कर लो। इस वक्त मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिलों में बिठा लो, ताकि अल्लाह की तसल्ली का नूर दिलों में पाक साफ हुजरों में बुरी तरह रोशन। चौथा ये कि अपने 2 नामों के दरमियान में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा है, यानी पहले जुमले ला इलाहा इल्लल्लाह में भी अल्लाह है और दूसरे जुमले मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी, और बीच में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। 5वीं वजह ये कि पहले जुमले में अगर 12 हरफ है तो दूसरे जुमलों में भी 12 है। छठा ये कि अपने जुमले में तमाम हरफ बिना नुक्ते के हैं, इस तरह से रखे हैं कि दोनों जुमलों में बगैर नुक्ते की हर्फ हैं। तो महबूब के जुमले की तमाम हर्फ बिना नुक्ते के रखे गए हैं। सातवां ये कि इतना ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जाओ जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहोगे, इस्लाम में दाखिल ना होगे।
महफिल है। कर सब पेश सल्लल्लाहु की नजरें पेश वसल्ले अला की आज महफिल है। हुआ है जिसके फैज़े नूर से दोनों जहां रोशन, उसी शम्सुल ज़ुहा सल्ले अला की आज महफिल है। हुआ है जिसके रुख से दाग दिल में माहे कामिल के, उसी बद्रुद्दुजा सल्ले अला की आज महफिल है। मर्तबा हुसैन का दरगाह में जिसको, उसी शाहे दुना सल्ले अला की आज महफिल है। निकाला जिसने चश्मा का उंगली से जंगल में, उसी बहरे सखा सल्ले अला की आज महफिल है। दुआएं मांग ले जो मांगनी हो रब से अकबर, तेरे मुश्किल कुशा सल्ले अला की आज महफिल है। रिवायत है कि जिस दिन नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना को विलायत हुई, 12वीं जुमादुल उखरा जुमे की रात थी। उस रात को जो नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ़े बुज़ुर्गी बख्शा, वो बेइंतहा है। अल्लाह पाक ने तरह तरह के खैर व बरकत दुनिया वालों पर नाज़िल फरमाई। वो शब क़द्र की इस रात को बेहतर सोचो और अफजल जानो तो मुनासिब है। घर उजाला होने वाला है, बजेगा शजअत में दीन और इस्लाम का डंका। मोहम्मद का जहां में बोलबाला होने वाला है। मिटेगी बुत परस्ती तब उल्टेंगे शयाती के, बुतों के मुल्क में अल्लाह वाला होने वाला है। खुलेंगे खल्क पर चूबन वाले हक के दरवाजे, इस्लाम की मुकाने वाला होने वाला है। घटाएं रहमतों की गुलशने आलम बिछाएगी, पैदावार काली जुल्फ वाला
रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। है ये हज़रत दर पे आए, अश्क के दरिया बहाए, दाग सीने के दिखाए, सामने होकर सुनाए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। पूरी या रब ये दुआ कर, हम दरे मौला पे जाकर, पहले कुछ नाते सुना कर, ये बड़े सर को झुका कर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बख्श दो जो चीज चाहो, क्योंकि महबूबे खुदा हो, अब तो बाब जो दवा हो, हाँ जवाब इसका अता हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रंगवां खाए हुए हैं, गुर से आए हुए हैं, उनके इतराए हुए हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मेरे मौला मेरे सरवर, है यही अरमान हम सब, पहले कदमों पर रखे सर, फिर सर उठाकर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या अल्लाह सबसे हाजिर बैठे हैं, सबके दुआएं सबको इबादत की तौफीक दे। या अल्लाह सबके दिलों में जो नेक ख्वाहिशात हैं, जो दुआएं हैं, उनको पूरी कर सबको सीधी और सच्ची राह का इन बच्चों को के दिलों में
एक ऑफिशियल प्रोग्राम I think it will be good to record. रिकॉर्ड करना ये रिकॉर्ड करना मेरे ख्याल से फायदेमंद रहेगा सबके लिए और आगे वाली जनरेशन के लिए भी कि हम लोग बिग बड़ेगांव बैच के लिए क्यों आए। हम लोग मेरी याददाश्त बड़ेगांव की बहुत कम है क्योंकि मैं ज़्यादातर फार्म पे आके चले जाता था वापस और यहाँ सिर्फ मैं आधे घंटे के लिए चले जाता था वापस। लेकिन जब भी यहाँ लंबे अरसे से आना होता था तो वो यूजुअली फॉर शादी। So I always knew Balegaon to be a place where people got married, and I have no other recollection of it. Although I always heard कि यहाँ पे बहुत लोग जमा होते थे और बहुत लोग रहते थे और ये घर था इस और घर अभी भी है। लेकिन तब तक आप नूज़ा यहाँ के रहते नहीं थे तो बहुत सिर्फ पता लगाते रहते थे और मैं नूज़ा दादी कभी कभी आती हूँ तो लगता नहीं था कि ये इट वाज अ हैबिटेबल प्लेस। एनीवेज over a period of time, especially due to Chote Dada, who collected a lot of photographs and information about our family tree, कुछ दिलचस्पी बढ़ी to find out कि इस घर में लोग कैसे रहते थे और क्या होता था। तो उस सिलसिले में one always wanted to come to Balegaon कि ये देखें कि यहाँ पे एक नॉर्मल अगर एक इवेंट हो या नॉर्मल गैदरिंग हो तो लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड जब भी हम लोग खानदान में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि हम लोग एक दूसरे से जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम हाउ अदर पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो उस सिलसिले में one always wanted to come here और I think 2005 या 2006 में काफ़ी सारी शादियाँ थी। Then again we came here और किसी ने वो कोठी पे जो प्लेकार्ड था वो पढ़ा जो स्टोन था उसमें for some reason उस पर डेट पड़ी गई 2007 की। तो ये डिसाइड किया मैंने कि 2007 में सेंटिनरी करना चाहिए। और सबसे पहले मैंने गया रिजवान वाले के पास और उनके साथ ऑर्गेनाइज किया। फिर उसी दिन रिजवान को फ़ोन किया और सारे फाइनेंस वगैरह हम लोगों ने 2006 में मेरे ख्याल से फाइनेंस डिसाइड कर लिया था कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पर 2007 में वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया और लकीली किसी ने पढ़ लिया कि वो 2007 है ही नहीं, 2009 है। तो वो बात खिंचती गई। बीच में ये हुआ कि मीटिंगें दिल्ली में होना शुरू हो गई और मीटिंगें ज़्यादा और काम कम। तो वहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ। असली जो टर्न मुझे नहीं थी वो ये थी कि मेहनाज दादी और रफिया दादी को रोपिन किया जाए किसी तरह और उनके थ्रू ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो। तो इवेंचुअली अक्टूबर आ गया था इस साल का भी और कुछ हो गया था। तो सना पीछे लगे हुए थे कि मिलना चाहिए। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कोई इवेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होनी चाहिए अदर दैन कि हम लोग सब एक दूसरे से मिलें जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग ईच अदर, क्योंकि मिलन जुलन तो इसकी मतलब बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई शादी में होता रहता है तो कई लोग आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं और ये होता है कि भाई इसके घर की शादी है तो जाना है और खुदा न खास्ता कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो हम लोग सब आ जाते हैं। बट आई थिंक कि ये घर एक बहुत बड़ा एसेट है पूरी फैमिली के लिए और इसको हमें किसी ना किसी तरह से एक फ्यूचर जनरेशन तक ले जाना है विद रेलेवेंस। और आई थिंक कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग दिल्ली में लखनऊ में जो रहते हैं दूसरे के घर चले जाते हैं जस्ट मिलने के लिए। तो हमारा और सना का ये डिसीजन था कि हम लोग यहाँ आएंगे और जस्ट सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए और
हम लोग लखनऊ में भी मिल सकते थे, बट हमने यहाँ डिसाइड किया और फिर हमने कहा कि अब उसको ई ग्रुप पे लगाते हैं और पुराने फाइनेंसेस भी करते हैं। और हमने कहा कि अगर 20 लोग आ जाएंगे, 20 लोग तक आएंगे तो हम लोग ढाबे पे जाके खा लेंगे, और 20 से ज़्यादा आएंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे। और तो माशाल्लाह मैंने सुना था कि 104 बिस्तर बिछते थे यहाँ कोर्टयार्ड में, अब 110 लोग तो रजिस्टर कर लिए हैं इस इवेंट के लिए। तो done well as a family, and I think कि अगर हम इसे एक बड़े गांव में बहुत साल पहले कोई आया होगा जस्ट एक दूसरे से मिलने, तो अभी हम उसी सिग्निफिकेंस से अगर हम करें। और हमारी अगर फैमिली हिस्ट्री देखी जाए तो हाजी किदवा एक रिलीजियस स्कॉलर थे, और रिलीजियस स्कॉलर्स काफ़ी अपने आप को अभी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। वो अपने आप को एमुलेट करते थे उनके कैरेक्टर पे, और उनका कैरेक्टर एक कोर्स ऑफ स्टडी है रिलीजियस स्टडीज इन इस्लाम, एंड दे यूज्ड टू ट्राई एंड कॉपी हिज कैरेक्टर। एंड आई फाइंड कि elders in my family and it's being passed down to other people in the family, characteristics of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. पहले पुराने लोगों में बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स थी, खासतौर से आई ओनली नोटेड माय दादी, but as I learned about the character of the Prophet Muhammad, I realized that she had the patience and a lot of qualities that नहीं आप लोगों के लिए मैं तो कुछ भी नहीं आता। सब मिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये विदाउट मिला है किसी बगैर उसके ये 2007 की बात है। ये ख्याल हुआ कि 2009 में ये 100 साल इस इमारत के पूरे हो रहे हैं, तो इसका हम लोग जश्न मनाएं। हमारे घर में मीटिंग भी हुई, उसमें सब लोग विदाउट एक्सेप्शन, भाई वाली और असद और सभी लोग शरीक हुए। और ये था, मगर उस मीटिंग में भी यही हुआ कि भाई हम लोग जो है मीटिंग तो एक सिंबल है, सिर्फ एक बहाना है करने का। जो चीज़ हम लोगों को सेलिब्रेट करनी है वो है इस भाई खानदान में आपस में मेल मिलाप, मोहब्बत और इत्तेफाक की। आपने उसका मुजाहरा देख लिया आपने कि आज यहाँ जितने लोग आए हैं एक आदमी की दावतनामे पर, वो न किसी शादी ब्याह के एक्सक्यूज से आए हैं, ना कोई और मौका है, उसके बावजूद लोग आए हैं कि हम लोगों को मिलते जुलते रहना चाहिए और मिलजुल कर हम लोग आपस में अपने रिश्ते को कायम रखें और याद करें अपने बुजुर्गों को जिन्होंने इस मेल मिलाप और प्यार की बुनियाद डाली है। ये इमारत भी बनी तो उस वक्त भी आपस में मेल मिलाप था, और हमारे 4 परदादा थे, हमारे वालिद के दादा निसारुर रहमान और उनके 3 भाई, उन लोगों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, माली मुश्किलात थी, उनको ओवरकम करने के लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला था कि हम लोग अपने अपने रास्ते पर 3-4 भाई चलेंगे। जो हमारी मुश्तरका जायदाद का क़यामती है, उसमें जब तक हमारे कर्ज जो कि पिछली जनरेशन से चले आ रहे थे उनको अदा नहीं कर देते, हम इस मुश्तरका जायदाद से एक पैसा नहीं लेंगे। और ये इत्तेफाक से तय हुआ। आम तौर से भाई भाई होते हैं, इन लोगों में लड़ाई होती है, गलतफहमियां पैदा होती हैं, उसके नतीजे में बंटवारा होता है। मगर यहाँ सूरत बिल्कुल उल्टी थी कि बंटवारा हुआ मगर कोई रंजिश का नाम नहीं था। यहाँ तक कि उसके बाद भी 4 भाई जो थे वो लोग रात में खाना मिलकर खाते थे और
बनाने के लिए पत्थर की लकीर बनता था। तो हमारे ख्याल से तो उन्होंने बुनियाद डाली इस प्यार मोहब्बत की और वही आज तक चली आ रही। तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं कि कैसे ये हुआ और इसको हमें मेंटेन करना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिराज ने हम लोगों को दिया है, मैं बहुत ही मोहब्बत और खुलूस से उनको शुक्रिया के आला को प्यार मोहब्बत है। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे सबको जमा करके एक ये दिखाने की कोशिश की है, हम लोग बताने की कोशिश की, दिखाना कि हम लोग बताने की कोशिश की है कि पहले हम लोग कैसे रहते थे और अब हम लोगों को किस तरह से रहना है। और जो बात मोदी ने बताई है कि हमारे चारों दादा जिनसे हम लोगों की नस्ल चली है, उन लोगों ने किस तरह से यहाँ आपस में भाईचारे मोहब्बत से उसको बनाया है। इसलिए कि जो रवायत है जो हमने सुनी है तो ये है कि परदादा जब इंतकाल हुआ है उस वक्त पूरी जायदाद जो थी वो कर्जे पे थी चांगराबाद की। और चांगराबाद का कर्जा कहते हैं कि किसी ने कोई अदा नहीं कर पाया कभी तक। लेकिन इन लोगों ने जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो कहते हैं कि वो गए थे, महमूद शाहीन साहब का मज़ार है, वहाँ पे तहसील वसूल के लिए, और 1 रुपया उनको मिला था और रास्ते से सब खर्च करा के 10 आने उनको 5 बजे थे जो उनको पहले नीचे निकले थे। और उसके बाद ही ये जैसा पुलिस ने कहा कि उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम उस वक्त तक जब तक हम कर्ज नहीं अदा कर लेंगे उस वक्त तक हम यहाँ पे आपस में कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए चारों भाइयों ने बड़े भाई के सुपुर्द किया यहाँ का स्टेट का काम और सारे भाइयों ने अपना अपना काम किया। जो दूसरे दादा थे, हमारे दादा जो थे मकबूल रहमान साहब, उन्होंने नौकरी शुरू की जा करके वो और बड़े बड़े स्टेट्स में मददी की। उसके बाद अब्दुल रहमान साहब ने अपना बिजनेस किया और बशीरुर रहमान साहब ने जो दादा थे उन्होंने अपना कपड़े का और उसका बिजनेस ही किया। इस तरह से उन लोगों ने अपना घर चलाया और स्टेट का जितना था उससे कर्जा अदा हुआ। और जिस वक्त कर्जा अदा हो गया उस वक्त जाकर के सब लोगों ने किया। और उसी के बाद यहाँ पे सारे लोगों को पढ़ाई, उस वक्त कोई भी उनकी औलादें ऐसी नहीं रही जिन्होंने आला तालीम न हासिल की हो, चाहे लंदन में जा करके बारिस्ट्री की हो, चाहे अलीगढ़ से पढ़ करके BA किया हो, BSc किया हो, डॉक्टरेट की हो, सबकी औलादें और सारी शादियाँ लड़कियों की एक बहुत ही है। उससे साफ देखिए कि आज भी मिसाल दी जाती है। ये सारी बातें उस वक्त की हैं और जैसा कि मोनिस ने कहा कि अब हम लोगों को उसी से सबक लेकर के आगे हम लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। शुक्रिया। हमें इस वक्त अपना बचपन याद आ रहा है कि जब हम लोग हमें पैदा होने के बाद ही से बड़े का आना शुरू किया था। हम लोग हमेशा छुट्टियों में आते थे और इस तरह से सब जमा होते थे। आपको का हमारा नानिया था सामने नए घर में, तो वहीं हम लोग आके सब ठहरते थे। और बस उसके बाद से सब जो शहर चले गए लोगों को यहाँ तो रहना पसंद नहीं आया। अब तो बदल गया, तो अब तो सभी आके यहाँ रहना पसंद करें। पहले तो न बिजली थी न पंखे, हाथ के पंखे हुआ करते थे। सब लोग पोछिया कर दिया, हम सब लोग यहाँ पे सब लोग खेला करते थे और सब बच्चे छोटे छोटे। एक चीज़ जो है जो मोनिस और उन्होंने नहीं बताई कि निसारुर रहमान के द्वारा एक ऑफर वो मिला, प्रपोजल हुआ था खारकोट पत्थर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे संदीप में। तो उन्होंने बड़े गाँव को तारुकारी के लिए उनको किया था। हमारे दादा से कहा जाओ और निसारुर रहमान को राजी करो कि होता होगा। तो उन्होंने कहा कि मुशीद मियां तुम हमको जानते हो, हमें तारुकारी नहीं चाहिए जिसमें कि एक आदमी की हुकूमत होती। हम जो है जमींदारी रखेंगे ताकि हम सब भाई के बराबर
के बारे में बताती है, कोई जाने बताया करती थी। जैसे महमूदाबाद में वाकियन में, तो वो वाकियन मुश्किल जो है बहुत ही लोगों को तंग करें, अंग्रेजों की गाड़ियाँ देती हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वकील राजा महमूदाबाद से कहा कि बताइए कि इनको कैसे कंट्रोल करिए, तो अंग्रेजों को गाड़ियाँ कैसे चलेगा। तो उनका बहन की शादी कर दो, तो उनका बहन की शादी से कौन करेगा, तो उनका के बहन को करता हूँ। तो आए बड़े गाँव में रहमान साहब से कहा कि भाई आपकी बेटी है, उनसे हमारी की शादी उनका करेंगे। ऐसे आदमी के साथ उनकी बेटी को नहीं करूँगा। तो बहुत समझाने बुझाने बाद दादा लाए गए, उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि हाँ वादा किया करता बंदे को कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब महमूदाबाद में कहा कि भाई शादी महमूदाबाद से होगी। तो नदी दादा ने कहा नहीं बेटा केस होगी, बहुत सीधे साधे तरीके से होगी, ज़्यादा पैसा नहीं कर सकता। महमूदाबाद ने कहा कि नहीं, हम शाम शौकत से बनाते जाएंगे पड़ेगा। तो अब वहाँ सब राजी हुए, बड़े हम तो सब समझाया बुझाया गया कि देखो क्या करना क्या नहीं करना। जब पहले खाने को बैठना तो हाथ रोक लेना, इसी सब जो कुछ समझ करें कुछ नहीं। जब वो तंग हो जाए और पूछे कि क्या चाहिए, तो तुम्हारी मर्जी उसको मांगेगा। तो दादा ने ऐसे किया, उन्होंने घोड़ा मांगा तो तुमको घोड़ा दिया। चांदी के तेवर वगैरह के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी, तातोतानी है सर की, क्योंकि भी वो की तरफ से एक्चुअली आपको शॉल प्रेजेंट करना होता है इस ऑफ आवर फैमिली फैसिलिटी। आप खरीदिए और I encourage everyone else to buy it as well. My only problem is कि it's in Urdu, which I don't understand. तो अगर कोई भी उसको if someone wants to fund translating it into English, that will serve many more generations to come. So that's at least one project that I definitely know will be very worthwhile. क्योंकि वो किताब काफ़ी अच्छी है, उससे बहुत डिटेल में बहुत चीज़ें पता चल सकती हैं अगर वो इंग्लिश में किसी तरह ट्रांसलेट कर दी जाए। इंग्लिश हाँ, लेकिन जिस जो कंबाइंड शिजरा है आरिफ शिजरा का, अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं पूरी किताब जी मैं इंशाल्लाह आप जितने भी चारों मालूम है उनको मैं अंग्रेजी में एप्लीकेशन करूँगा। पहले मैं उर्दू में बातें को मालूम रिसर्च है, उसके बाद जो उसका ट्रांसलेशन पूरा और उसको फिर मैं अलग कर दूँगा। भाइयों को फारूकी के अलग, सिद्दीकी अलग, फारूकी अलग, सादात अलग, इस तरह से चार मालूम करूँगा। इसमें कंबाइंड होना है, जिसको जो भी वेबसाइट पे डालूँगा जिसको देती है। अच्छा, थोड़ा और समझने के लिए स्पेशली फॉर माय जनरेशन, काशी बिलवा जिन साहब को हम काशी बिलवा के नाम से जानते हैं और जिनके नाम से हम लोग का सरनेम पड़ा है, तो सबसे पहले तो आपने बिलवा का रूट वर्ड बताया था, वो आप रिपीट करेंगे कि बिलवा क्यों नाम पड़ा? बिलवा एक्चुअली जो गायक होते हैं टीचर्स थे, इनको इल्म बहुत ज़्यादा था, तो इनको गायक के हैसियत से इनको बिलवा का खिताब मिला। तो एक्चुअली नाम इनका जो था वो म्यूजिक। तो बिलवा और बिलवाई are people who have ilm, or the root word can be taken from that. It's not a place, but it's और मेरा ख्याल ये कि जो बिलवाई लिखने की वजह हुई है कि जमींदारी में जो लोगों में आपस में बंटवारे जो हुए, मुसलमान कायम हुए, तो यहाँ पे जो वो खानदान जो हिंदुस्तान से बाहर से आए थे, चाहे वो सादात के रहे हों, चाहे वो अलवी हों, चाहे फारूकी, चाहे सिद्दीकी। हज़रत सिद्दीक अकबर की औलाद ने सिद्दीकी लिखा, हज़रत फारूक की औलाद में फारूकी लिखा, इसी तरह से हज़रत अली करम की औलाद में। इस वजह से ये देश जो है वो हिंदुस्तान के बाहर लफ्ज़ बिलवाई का या सिद्दीकी का इस्तेमाल किया। और जो पुरानी किताबें हैं तारीख की, उसमें भी अज औलाद करके लिखा हुआ है, चाहे वो अल बकरी लिखा हुआ था अबू बकर की, या काजी बिलवा के लिए भी जो है अज औलाद काजी बिलवा लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं। हमारे पास जो कलमी नुस्खा 1862 का है, उसमें लफ्ज़ बिलवाई का इस्तेमाल है।
अब वो नकल किया गया कहाँ से 1896 में वो किताब मुकम्मल हुई है, शिजरों पे ही है, क्योंकि उसमें बाहर के बहुत से शिजरे हैं, उससे भी मैंने काफ़ी इस्तेमाल अपना फैज़ हासिल किया है और उसमें ज़रूर लिख मिला है कि, लेकिन हमको मेरा अपना जो ख्याल है वो यही है कि जो जमींदारी के मुकदमात कायम हुए उसमें जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके सरनेमों में इस तरह से यहाँ हिंदुस्तान में किया है। ये विधवा शब्द जो है ये फारसी डिक्शनरी में पाया जाता है उद्वा, और उद्वा जो है उसका रूट उसमें लिखा है कि अरबिक है और जिसके मतलब है लीडर या पिलर या स्ट्रेंथ, तो उससे कुतुबुद्दीन बन जाता है लीडर ऑफ द फेथ। अच्छा वो जो है तो हम लोगों के पास यानी कि काजी लीडर ऑफ द फेथ एंड कम्युनिटी, तो हिंदुस्तान जब आए अच्छा तो हम लोग किदवाई का रूट वर्ड है which is comes from leader। अच्छा दूसरी बात है कि मोइज़ुद्दीन और किस ईयर में वो टर्की के अराउंड से मेरे पास जो है वो हिजरी में दिया हुआ है, तो 515 हिजरी उनकी विलादत लिखी है कि शाही महल में ये पैदा, और 537 हिजरी में इन्होंने टर्की छोड़ दिया क्योंकि अपने छोटे भाई जो कि शरई जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, गैर शरई जिंदगी गुजार रहे थे, उससे खफा होकर उन्होंने टर्की को छोड़ा। 37 हिजरी में 620 जोड़ लिए, करीब करीब 1135-40 के आसपास का, 1135-40 ईस्वी के आसपास का टर्की छोड़ा है, लेकिन वो पूरे अरब ममालिक से होते हुए मावरा नहर, ईरान, अरब, इराक वो वहाँ से बदल किया गया था, तो वो अपनी बीवी बच्चे और नहीं शमी भाई, मतलब मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। तारीख अबू सईद जिन्होंने तारीख अबू फतेह का रेफरेंस दिया है, वो किताब हाटा खबरतनी में इत्तिफाक से मौजूद है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने अपने छोटे भाई को और किसी को बताया नहीं, खामोशी से उन्होंने टर्की छोड़ा। वही चीज़ मैंने अपनी किताब में लिखी, क्योंकि जो नहीं मैंने इसीलिए से कहा कि उसमें सिर्फ ये है कि वो उन्होंने टर्की छोड़ दिया और हिंदुस्तान की तरफ कूच किया और इन ममालिक से होते हुए वो करीब 15 साल के बाद करीब सन 67 हिजरी जो था 567 हिजरी में हिंदुस्तान है, तो अराउंड 1140 में वो हिंदुस्तान है। 1135-40 मोइज़ुद्दीन और हम लोग जो 4 भाइयों के जो बात थे नवाज़ुश रहमान, उनमें कितनी जनरेशन का फर्क था? 24वीं इस वक्त चल रही थी, आप 6 यहाँ से और 18 जनरेशन का फर्क था। 18 जनरेशन। अच्छा जो आप किताब लिख रहे हो आप 5 वॉल्यूम्स में लिख रहे हैं, पहली वॉल्यूम में कितने ब्रांचेस ऑफ एडवाइस कवर किया? इसमें ब्रांचेस किदवाइयों की जहाँ तक सवाल है, सिर्फ बड़ा गाँव, मेन और भयारा बासा, ये 3 गाँव जो थे किदवाइयों के, वो सिर्फ 3 कवर में, लेकिन ओरिजिन जो है उनका सबका एक ही ऑडियंस। अच्छा तो कितने ब्रांचेस ऑफ एडवाइस हैं? ब्रांचेस इस वक्त तो पता नहीं 100 के ऊपर पहुँच गई हैं, लेकिन जो मवाजात हैं मैंने कंपाइल करके एक गांव को दिया है। अब जैसे बड़ा गांव है मिसाल के तौर पर, यहाँ पे 3 अलग अलग गाँव हैं, एक भयारे से आके होगा, 2 बड़े गाँव के ओरिजिनल है, तो इस तरह से 3 खानदान बड़े गाँव में किदवाइयों के मौजूद हैं, जो मैंने अपनी किताब में दी है, और तीनों को अलग अलग करके दिया है कि जिसमें कोई तरह से कन्फ्यूजन। थोड़ा सा और समझने के लिए, मोइज़ुद्दीन के कितने बच्चे थे? 3। तो उनमें से पहले का क्या हुआ? सबसे पहले आजुद्दीन थे, जिनसे हम लोग हैं। अच्छा दूसरे का नाम था निज़ामुद्दीन, जो गौर में रहे, जिनकी औलाद बासे में रही। उसके बाद जो है अब उसको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ पे उनके खानदान।
तीसरे काजी मुआफिक थे, जो 9 में रहे। और उनका जो छठी पुष्प में जो मखदूम शेख साद के भाई की बात कर रहा हूँ, वो खैराबाद चले गए थे। उनके भाई की औलाद में भी अब औलाद नरीना हुई लड़कियाँ हैं जो जिनके ख़ानदान खैराबाद में और कन्नौज में। अच्छा, तो मोइज़ुद्दीन की पहली औलाद से फिर हम लोगों का हिस्ट्री फेस होती है। किसी को और कोई सिंपल सवाल पूछना है जिसको नाम आगे जो कदवा है। एक्चुअली एक कदवा पैलेस्टीनियन जब न्यूज़ आती है, नासिर अल कदवा एक एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे कदवा, लेकिन जब मिल नहीं रहा था तो मैं कैसे क्लियर करूँ? हो सकता है वो दूसरे भाई के औलाद रहे हों। नहीं, वो फिलिस्तीन में एक गाँव है कदवा, वहाँ के वो रहने वाले। हाँ, तो वो वैसा ताल्लुक है, सच नहीं है। हाँ, पैलेस्टीन में कोई देखिए अम्मा जो थी वो बनी इसराइल से, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनके वालिद के साथ शादी हुई, इसलिए आप ये कह सकती हैं कि हम लोगों में भी बनी इसराइल का हुआ। इसी वजह से तो इल्म में इतना ज़्यादा हम लोगों को मिला, वो उसकी शायद वजह यही हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है कि बनी इसराइल को मैंने इल्म दिया है, शोहरत दी है और इनकी आबादी में तरक्की की है, तो आज अल्लाह में आपको साबित ये है कि वेस्टर्न यूपी की जो बड़ी मुस्लिम फैमिलीज हैं और जो पठान फैमिली है, तो अभी तक वो मेरे ख्याल से जहांगीर के टाइम में ज़्यादातर पठान लोग यहाँ माइग्रेट किए थे, तो उनके फीचर्स अभी तक डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है आम पॉपुलेशन से। पर ईस्ट यूपी में आप दौरे में आप देखें तो इस फीचर्स बिल्कुल लोकल लोगों के फीचर्स हैं, तो कितना लोकल एसिमिलेशन हुआ है। जो खानदान जहांगीर के ज़माने में आए थे, उन लोगों ने अपने खानदानों के बाहर शादियाँ नहीं। हम लोगों ने जो है अपने बराबर के दूसरे कबीलों में भी शादियाँ की, चाहे वो सिद्दीकी हो, चाहे सादात हो, चाहे खान। इस वजह से हम लोगों में वो आइडेंटिटी जो है आज मेंटेन नहीं है जो आपको इन लोगों में यूसुफ ज़ई खानदान है या जलीली और खलीली खानदान है, इनमें जो है नहीं, इनमें उसकी वजह चूँकि वो लोग भी साहिब हिजरा हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी शादियाँ अब आज के दौर में आकर थोड़ी बहुत होने लगी हैं, वरना एक स्टेज ऐसी थी कि वो लोग अपने कबीले के बाहर शादी ही नहीं करते। इस वजह से उनकी आइडेंटिटी और नात नक्शा जो था वो मेंटेन रहा, और हमारे यहाँ क्योंकि आमेजिश होती रही, चाहे वो सिद्दीकियों में हुई हो, चाहे फारूकियों में हुई, इस वजह से हमारे में जो है वो दूसरों के जीनिस जो है वो भी शामिल हो गए आज हमारे सामने। तो अगर कोई भी देखना चाहे तो वो कर सकता है, इवन इफ इट्स नॉट इन इंग्लिश, मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन मैंने डेली डेली बिकॉज समडे एटलीस्ट विल प्रूव यूजफुल। और आरिफ के चैनल्स के थ्रू मुझे अपने हिस्ट्री दिखाई थी, तो एटलीस्ट ही कुड प्लेस इट बिकॉज ही कुड रीड। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब होगी। अब कोई और फैमिली ट्री के बारे में कोई कुछ बात करना चाहते हैं? शुक्रिया करते हैं आरिफ कि आप आए, और आप यही रुकिए, ठीक है तो अच्छा लगेगा। सॉरी मैं भूल गया था कि नेक्स्ट राइडर भी था जो 6 बजे से 8 बजे तक चलने वाला था, लेकिन इंशाल्लाह देर तक चलेगा। यादें याद आती हैं, और शादी अभी ने काफ़ी पहले बुक कर दिया था ये आइटम अपने लिए, तो अब हमें पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। ये प्रोग्राम का स्लॉट काफ़ी पहले लॉक लगा दिया था, थैंक यू शिराज। और उसका मकसद ये था कि हम लोग साथ बैठ के अपने बुजुर्गों की कुछ बातें शेयर करेंगे, याद करेंगे वो बातें जिससे आप हमेशा बहुत मुतासिर रहे, या वो बातें जिसको सोच के आज भी आप मुस्कुराने लगती हैं दिल ही दिल में। तो अभी जितने दिन हम लोग साथ में थे, हमारे दादा, परदादा, नगर दादा, सब के बारे में बातें हुई, उन सब का जिक्र हुआ, उन लोगों ने क्या क्या हेलो और जो वैल्यूज हम तक पहुंची हैं उसका भी जिक्र हुआ। अब यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये प्रोग्राम के थ्रू हम फिल्म कर
जो वैल्यूज और कल्चर हम लोग तक को लोगों ने हम तक पहुंचाया, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो वो उनका जो सपोर्ट सिस्टम था, जो उनकी बैकबोन थी, यानी कि उनकी बीवियां। मैं बात कर रही हूँ वही सब दादी, नानियाँ, फूफियाँ, जिन्होंने बगैर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी पर्दे में रह के भी मेरी दादी हमेशा ऊपर ही रहती थी। जो मिलने आया उसको मिल लिया, जो नहीं मिला वो नीचे से चला गया दादा से मिल के। लेकिन बड़े गांव जो हम लोग के लिए है, मेरे लिए बड़े गांव मेरी दादी थी। अगर मैं बड़े गांव को विजुलाइज करती हूँ तो घर और बड़े गांव की बातें और दादा की बातें बाद में होती थी, पहले मुझे अपनी दादी नजर आती थी वहाँ पे। तो हम लोग वही बातें शेयर करेंगे अपनी दादी नानियों के बारे में, जिन्होंने खामोशी से हम लोगों की परवरिश की। वो वैल्यूज जो मेरे अब्बा को दी और वो मेरे तक पहुंची। आई एम थैंकफुल टू माय दादी एंड ऑफ कोर्स हेलो नानी का कोई जिक्र नहीं बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। क्यों मजाक नहीं, मजाक नहीं, मोनिस भाई का मजाक नहीं। जो लड़कियां ब्याह के घर में आई वो सोच समझ कर लाई गई। आप कोई भी रिश्ते तय करते हैं सोच समझ के, देख परख के करते हैं। यानी कि हमारी फैमिली में ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि देख परख के जितनी माशाल्लाह बहुएं आई, ये बहू में से मेरी दादी भी बहू ही थी इस घर की, तो वो सब देख समझ के आई, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिशन हुआ दादा दादी का वो मेरे अब्बा तक पहुंचा और मेरे अब्बा और अब्बा का कॉम्पिटिशन मुझ तक पहुंचा। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, मतलब खानदान की उन्होंने इस तरह के वैल्यूज रखे थे कि अच्छी बहुएं लाए और बेटियों को अच्छे खानदानों में भेजा। अगर हम कहते हैं वैल्यूज हम तक पहुंची हैं तो उसकी वजह यही है कि सब कुछ देख समझ के हुआ है, संगम हुआ है। मैं बातें शेयर करूंगी अपनी दादी की, लेकिन 4 लाइनें गाने तो गानी पड़ेगी क्योंकि जरूरी है वो। इज इट ओके? नगमे हैं, शिकवे हैं, यादें हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं, यादें हो यादें। चंद लाइनें मैंने अपनी दादी के लिए लिखी हैं और उसके बाद ये सिलसिला चलेगा। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी दादी और नानी की बातें शेयर करेंगे। शुरुआत में अपनी दादी से करती हूँ। कैसरबाग बस डिपो से बासे की बस पकड़ना, 40 किलोमीटर का सफर तय करके बड़े गांव तक पहुंचना। घर की एक खिड़की पे मेरी दादी नजर आती है, बड़ी शान से अपने पलंग पर बैठी हैं, सफेद चुना दुपट्टा ओढ़े हैं, फर्शी करारा पहने हैं, पथराई आंखों में आंसू लिए मुझे गले से लगाती हैं। हाँ, ये वही यादें हैं जो मुझे बहुत याद आती हैं। क्या पकना है, कितना मसाला भरना है, हेलो, क्या पकना है, कितना मसाला पड़ना है, सबकी नाक तौल बनाना, एक पलंग पर बैठे बैठे सारा घर चलाना। जब मैं कॉलेज में पहुंची और मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी तो लगा दादी बगैर पढ़े लिखे मैनेजमेंट चलाती थी। सब उन्हें दुल्हन अम्मी के नाम से पुकारते थे, उनसे मिलने उन्हें सलाम करने जरूर आते थे। खिड़की पर बैठे बैठे दुनिया की खबर रखती थी, को आवा को गवा सब पे नजर रखती थी।
सड़क पर गुजरती दुल्हन की डोली उन्हें फूट फूट रुलाती थी। नौटंकी में नैना मजनू से बिछड़ी तो दादी को नींद नहीं आती थी। हाँ, यही वो यादें हैं मेरी दादी की जो मुझे बहुत याद आती हैं। थैंक यू वेरी मच। सेटअप हाउस है, तो जबकि यूजुअली जो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है वो यहाँ पे वापस नहीं आता है, तो आपको क्या सिग्निफिकेंस लगता है इसे? हेलो, हम मुलाजमत में थे उस वक्त से हमारे जहन में बचपन से यही था कि हम परेगामी में आके रहेंगे। इसी की वजह से हम इसी में थे, वहाँ बहुत से सहूलतें थी, हम फ्लैट बना सकते थे, हम कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। इस डर से नहीं किया कि अगर हमने कोई फ्लैट वगैरह बना लिया मुंबई में तो फिर हम परिणाम नहीं आ पाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में थे, नौकरी की हमको कोई कमी नहीं थी। उन हालात में आए, यहाँ आने में इकराम भाई ने मुझे ज़्यादा इंकरेज किया। इनकी दो ख्वाहिश थी, एक तो मैं यहाँ रहूँ और दूसरे मैं नेतागिरी करूँ। वो दूसरी फिर हो गई, नेतागिरी मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ आज वहाँ आए हैं तो बहुत उस जमाने में और 10 साल में बहुत फर्क हो गया है। जब हम आए हैं तो टेलीफोन करने के लिए हमको बाराबंकी जाना पड़ता था, हिस्ट्री नहीं थी यहाँ, पानी का अरेंजमेंट नहीं था, ट्यूबवेल लगाया, ओवर टैंक लगाया, लाइट नहीं थी, जनरेटर लगाया। तो ये सब चीज़ें हमने डेवलप की, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। गाड़ी है 15 मिनट चले गए। तो यहाँ आने के बाद ये चूँकि हमारे जहन में शुरू से बैठा हुआ था कि मुझे बड़े गाँव में रहना है, और इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि मैं बड़े गाँव में आकर रहूँगा। हालांकि यहाँ बहुत सी शुरू में तकलीफें हुई जितनी आमतौर से, लेकिन अब वो हालात में इंटरनेट वगैरह कर तो चाहिए, और है भी तो क्या पता, मुझे तो मोबाइल ठीक से मिला नहीं आता, इंटरनेट पर क्या इस वजह से अब मुझे यहाँ कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, और बिल्कुल सेटल हूँ। और फिर ये कि हम मिला करके रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। शाम को हम लोग टीवी पर हैं, हम बताओ रबिया और ये शाम को एक जगह जमा हो जाते हैं, अपना नाम रखता है, वो यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग, यही लोग आपको महीनों नहीं मिलते थे, कहते थे मैं महीनों नहीं रहता, वो मिल रहे हैं। इस तरह से मोहब्बत और यूनिटी बढ़ती जा रही है। फिर थोड़ा बहुत यहाँ सोशल काम भी हो जाता है, और यहाँ जैसे माना है उसको मसौली वाला उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। एक इनाम रहमान के नाम से स्कूल था, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वहाँ 10-12 लड़के थे, कमरा था, खुदा थोड़ा 20-25 लाख रुपए की तो वहाँ बन गई जायदाद, तो हमने और कोशिश की। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम लोगों का कर सकते हैं, मदद कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आया था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये कि यहाँ लोग हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप कोई काम करना चाहें तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, अकेले करेंगे, बल्कि क्रिटिसाइज करेंगे। ये मैं जवाब की बात बता रहा हूँ। तो ये एक बड़ी कमजोरी है यहाँ, जिसको मैंने कोशिश की, लेकिन मैं फेल हो गया, क्योंकि कोई नहीं, माना 2500 स्कीमें हैं, 2500 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोई नहीं। अपने लोगों में से भी और गाँव के लोगों में से उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो समझते हैं यहाँ कुछ कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ठीक है, मुझे खुदा शुक्र हम बहुत खुश है, और रहने से फायदा यही हुआ है। हम लोग हैं रबिया में सबसे गाँव रहते हैं। अब होता ये लखनऊ में जब कोई आया है तो उसको पता है कि बड़े गाँव में ठिकाना है, जॉब मुझे कोई मिल जाएगा। इस तरह से वो लोगों से भी मुलाकात और मैं इनकार कर रहता है। इस तरह जिंदगी गुजर रही है हमारी। यहाँ पे बैठे ये चीजें सोच रहे हैं कि ये सब बहुत ही सीरियस मामला यहाँ पे होता जा रहा है। जब इखलाक भाई ने बोलना शुरू किया तो हम सोच रहे थे कि वो बताएंगे कि वो कैसे छुप छुप करके आम चलाया करते थे, कैसे उनकी पिटाई हुआ करती थी, और कैसे यहाँ पे शादियाँ हुई हैं कि किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ बुलाया जा रहा है, वो बुला करके उसको निकाह का करा दिया जाता था। ये सारी चीजें जरूरी है कि हमारे बच्चों को पता चले। फिर हमसे पहले श्री राम ने कहा था कुछ बोलने के लिए और कुछ कहने के लिए, तो अभी उससे पहले मोनित भाई ने कहा, भाई ने कहा, तकरीबन सब लोगों ने यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ की क्या वजह है कि आज हम लोग का खानदान इतना बड़ा और इस तरह से मशहूर, मैं कहूँगा कि उन्हें आखिर हम लोग जो है, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं उनको सबको पता है, दादा के बारे में पता है, काजी जिंदवा के बारे में पता है। हम एक मरतबा
आज से 5-7 साल पहले की बात है और शायद पहले की बात हो, शहीर भाई अमेरिका लंदन से आए थे और हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि आखिर बड़ा गांव क्या है और फिर भाई हमारे खानदान का कहाँ से हिंदुस्तान में जब जाते हैं तो इसका नाम है और क्यों है। या वो बच्चे जो हिंदुस्तान में नहीं है, या वो बच्चे जिनका ताल्लुक सिर्फ इससे है कि हाँ हम बड़े गाँव के हैं, हमारे नाना दादा या कोई है, और उनको वो उस जनरेशन को ये कैसे बताया जाए कि हम लोग कौन हैं या हमारी आज की जो हैसियत है ये क्यों है। और ये बहुत बड़ा एक मसला, इस पर सबको सोचना चाहिए। और जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, या वो लोग जो हिंदुस्तान में बाहर रहते हैं, कि क्या वजह है कि हम लोग आज इस मुकाम में। ठीक है, हमारे दादाओं ने जो बुनियाद रखी उसी के बुनियाद पर आज पूरा एक खानदान खड़ा है। 10 आने का है ये पूरा, जैसा कि अभी भाई ने बताया, ये पूरा खानदान, पूरा घर 10 आने से बना है। और 10 आने से किस तरह से बना है, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि यूनिटी तो थी ही, लेकिन एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था कि अगर एक बात किसी ने कह दी किसी भाई ने, तो हिम्मत नहीं होती थी किसी दूसरे भाई की कि ये कह दे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। और उसी बुनियाद पे ये बड़ा गांव आज खड़ा हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो अभी तक चल रहा है। आज भी हम लोगों के भाई अगर कोई बात हम लोग से कह देते हैं या हम दूसरे भाई किसी एक भाई कह देता है, तो कम से कम वो उसकी बात को सुनता है और उसकी इज्जत करता है। वो वक्त नहीं अभी यहाँ पे आया है कि दूसरी जगहों पे देखा जा रहा है कि भाई ये भाई दूसरे भाई के सामने खड़ा हुआ है। हम हैं कौन? एक जो एक कहानी के तौर पे इन बच्चों को, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें बताना चाहिए कि आखिर हम हैं कौन, हम कहाँ से आए और हम क्यों हैं ऐसे। हम ऐसे इसलिए हैं कि हमारे अंदर, आप एक चीज आप खुद देख लीजिए बात को, जो बच्चे हैं खासतौर पर वो चीज को देखें कि जो जिस फील्ड में है वो उसका डेडिकेशन जो है वो अपने काम में, जो इस्लाम महीने में बता ही दिया है, सबसे बड़ी बात थी एजुकेशन। क्योंकि हमारा वो खानदान था जो 1895 में और 1890 में और 1914 में और 1915 में लोग जाकर के अमेरिका से और इंग्लैंड से पढ़ करके आ गए थे। अगर किसी औरत, किसी लड़की ने सबसे पहले इस इलाके में पूरे तालीम हासिल की तो वो हमारे घर से, पूरे खेती है किसी ने शुरू की इस पूरे इलाके में तो वो हमारे खानदान से, अगर किसी ने शादी सबसे पहले पहनी है तो वो हमारे खानदान में पहनी थी। हम ये बात कहते हैं कि आउटलुक हम लोग का जो था, जो खानदान का जो सोच थी वो हमेशा से बहुत आगे रही है। सन 36 में, सन 37 में सबसे पहले जमीलुर रहमान ने अपनी बीवी को साड़ी पहनाने के लिए मजबूर किया था, तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि ये क्यों पहने जा रही है साड़ी। साड़ी औरतें नहीं पहना करती थी, बीवियां जाकर के अपने शौहरों के साथ नहीं रहती थी जहां वो काम करते थे। जब उनकी बीवी अपनी बीवी को बुलाया, उन्होंने क्या करके हमारे साथ रहे, तो उनके बाप ने, उनके चिठाओं ने इतराज किया कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ कैसे रह सकती जा करके, लेकिन उन्होंने बुला करके अपने साथ रखा उनको वहां पे। तो ये चीजें थी कि हम लोगों की जो सोच थी, जो अप्रोच था, वो बहुत ही आउटलुकिंग, बहुत ही आगे की हमेशा पहुंची गई है। और वही वजह है कि आज हम लोग आज यहाँ पे अपनी जगह पे जहाँ जहाँ पे जो भी आदमी है, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो, कहीं में भी रहा हो, चाहे रोड में हो, सभी बैठे हैं या जो भी है सामने जितने लोग हैं, चाहे खेती करते हो, उन्होंने एक नए तरीके से हर चीज को सोचा है, हर चीज को एक नए तरीके से करने की कोशिश की है। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, भाई ने बताया कि आज गोबर गैस का इतना चलन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ सन 1957 में गैस प्लांट लगाया गया था फार्म के ऊपर, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि गैस प्लांट कहाँ से लगेगा। तो ये क्या दूरदर्शी तो थी, दूरदर्शी तो थी, दूरदर्शिता तो थी, दूरदर्शी तो थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने किया। और जहां तक इस सवाल इस बात का है, जिक्र किया, शफीकुर रहमान का जिक्र हुआ, सईदुर रहमान साहब का जिक्र हुआ, अब्बा अल्ताफुर रहमान साहब का जिक्र। कौन ऐसा था जो अपनी लाइन में माहिर नहीं था? एसआर के भाई सईदुर रहमान के भाई एक बार हमारे पास ये 3 मूर्ति की लाइब्रेरी है जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी, वहां के डायरेक्टर का टेलीफोन आया कि साहब ये एसआर के भाई कौन है, कौन थे? सईदुर रहमान।
क्योंकि इनका बहुत से मोतीलाल नेहरू के बहुत से लेटर्स हैं जिसमें उसका हवाला दिया हुआ है, और ये नहीं पता चल पाता उसके आगे पीछे का नहीं पता कि उन्होंने रेफरेंस दिया है कि मेरी सही साहब से बात हुई है, मेरी सही ऐसा से बात हुई, तो ये पता चला। हमने बताया, फिर हमने उनका बताया भी कि आप इतना कीजिए, वो आपको उनके बारे में और बताएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके बारे में हम लोग आज पता ही नहीं है। अल्ताफ नाना थे, अल्ताफ नाना अपने माहिर थे अपने इल्म के मामले में। शफीकुर रहमान के भाई को घर से निकाल दिया गया था क्योंकि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे। और किसी बहुत कम लोगों को पता होगा कि शौकत अली, मोहम्मद अली बड़े गांव में इस घर में आए थे, रहे रुक करके यहाँ आकर के उन्होंने चाय भी थी। एनी बेसेंट जब सन 17 में छोड़ी गई है और शौकत अली, मोहम्मद अली जिस वक्त रिलीज किए गए हैं, उसका जश्न बड़े गांव में मनाया गया था। वो लेटर मिले हैं सारे, ये सबूत है, मतलब कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि खुद ही सुनाई कह रहा हूँ, उसके सारे कागजात मौजूद हैं। अयोध्या आज का मशहूर है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और बड़ा अयोध्या राज के मैनेजर थे हमारे दादा मकबूल रहमान, और वहां के राजा का लेटर मौजूद है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने आवाम में ऐसा असर अपना कायम कर दिया कि वहां आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे यहाँ काम करते रहिए। गाजी कदवा की कब्र भी वहीं थी, और काजी रिजवा की कब्र तो है ही, आप तो शायद सुनते खत्म हो गई है, डूबता नहीं कि काजी रिजवा की कब्र भी अयोध्या में ही थी। तो हम लोगों का ताल्लुक हर दौर में जो कम से कम याद है उसमें हर जगह में हम लोगों ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है, समझे। और क्यों छोड़ी है? वो जो लेटर्स मिले हैं उसमें ही एक लेटर है जिसमें शफीकुर रहमान रिजवाई के बारे में, जब वो अलीगढ़ में पढ़ा करते थे, उनके बारे में लिखा है कि इतनी, और वो लेटर है किसका, अनवार सुजान ने लिखा है अपने वालिद को, और उसमें उन्होंने शफीकुर रहमान साहब की तारीफ जिस तरह से की है वो लेटर मेरे सामने कल में पढ़ के सब सुनाए जाएंगे। तो ये चीजें हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग इतने हर चीज में आगे हैं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि जहां पे भी हम लोग गए हैं, जो भी काम हम लोगों ने शुरू किया है उसमें लगन के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया है। कोई भी काम हो, कोई भी खानदान का आदमी ये बता दिए कि जिसने अपनी फील्ड में ईमानदारी से काम न किया, और यही वजह है कि आज वो ईमानदारी, वो लगन जो उन 4 भाइयों में थी, वो आज खुदा का शुक्र है कि हम सब में है, और हमें उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन में भी वो चीज रहेगी। क्योंकि ये बदलाव नाता क्या है, हमारी रिश्तेदारी क्या है, हमारी जो वैल्यूज है, हमें उन वैल्यूज पे जोर देना है। ये तो ठीक है कि हमारा घर है, हमारा खानदान है, हमको अपनी रूट्स के बारे में मालूम करना है, लेकिन उसके साथ साथ में कि क्या वजह है कि आज जब पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम फैमिलीज की का जिक्र होता है, और खासतौर से यूपी की मुस्लिम फैमिलीज में जिक्र होता है, तो 3 फैमिलीज पिछले 100 साल से लाइमलाइट है। एक रिजवाई फैमिली के बारे में जिक्र होता है, एक शेरवानी फैमिली के बारे में जिक्र होता है, और एक अली नईम साहब की फैमिली, अब उसमें से कोई नहीं कहा, उस फैमिली का जिक्र होता है। पिछले चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट हो, तो फ्रीडम मूवमेंट में न सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट में हमारे खानदान के लोगों ने हिस्सा लिया है, बल्कि जो पहला कदर हुआ था सन 57 का, उसमें सबसे ज्यादा, ये अभी बता रहा था कोई, हमको पहले बताया था और मुझे बता रहे थे, ये सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी किसी का कोई शहीद हुए थे तो हमारे खानदान के लोग थे। तो ये नहीं है कि हम लोग अभी निकल करके आगे हों, यहाँ बन गए हो, ये हमारा पूरा शुरू से रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से ये है कि हमारा जिस काम को हमने किया बहुत ही लगन से किया, ईमानदारी से किया। तो ये चीजें हमारे बच्चों को बतानी है, और हमें बहरहाल नूर भी ने कहा यहाँ क्लब चलता है, हमको भी उसमें आने का कभी मौका मिलता है। और ये मैं बता दूं कि उस क्लब की शुरुआत जब रजी यहाँ कर रहे थे तो उन्होंने करवाई थी, तो ये चीजें करवाइए। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, हमारे घर में इतने बड़े हस्तियां पैदा हुई हैं कि जिनका अंदाजा हम लोगों को खुद को नहीं है। कि जैसे मिसाल के तौर पे शफीकुर रहमान के बारे में कितने लोग जानते हैं, सैयदुर रहमान साहब के बारे में कितना लोग जानते हैं,
फवाद के दादा फजलुर रहमान के बारे में फजलुर रहमान के बारे में कितना लोग जानते हैं, अल्ताफुर रहमान साहब के बारे में कितना लोग जानते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, हमीद नाना के बारे में लोग कितना जानते हैं, वो भी अपनी लाइफ में जहाँ भी थे ऐसा नहीं था, वो भी मतलब बहुत ही अथॉरिटी थे, या चाहे वो किस तरह से पतंग उड़ाया करते थे, यहाँ पे पूरा हंगामा होता था किस तरह से वो, और यहाँ पे आप लोगों ने सबने सुनी होंगी गजलें अख्तर बेगम अख्तर। किसी कितने लोगों को ये पता है कि बेगम अख्तर इस बड़े गांव में जब वो अख्तरी बाई थी तो वो यहाँ आकर के अपनी गजलें और गाना गाया करती थी इस बड़े गांव में। तो ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, यहाँ पे हर चीज की मिसाल आपको मिलेगी। और वो हमारे यहाँ मैं कहने ही जा रहा था कि जो हम लोगों के यहाँ हस्तियाँ बनी है, हम खासतौर से बात मोनिस भाई से और शिराज से और उन लोगों को मुबारकबाद देने के बाद ये कहेंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर शफीकुर रहमान साहब की पूरी न्यूज़ को बना करती थी, जिस वक्त वो मिनिस्टर हुए हैं, जिस वक्त वो उन्होंने वोट दी है, उस जमाने में 50 से लेकर के 53 हम लोग उनको निकलवा सकते हैं। आज जो आर्काइव में वो मौजूद हैं उनको हम लोग निकलवाएं, उनकी स्पीचेस को हम लोग निकलवा सकते हैं। सईद चचा के ने जो 9 साल जेल में रहे हैं, वो हमारे खानदान का कोई भी आदमी इतने साल तक जेलों में नहीं रहा जितना सईद चचा रहे। मूर्तियों वगैरह खुद उन लोगों के बारे में इतना नहीं बताते हैं, लोगों को बताना चाहिए जितना ये लोग ये नहीं बताते हैं उनके बारे में। किस तरह से क्या कहते हैं, उन्होंने जेल में रह करके जो उन्होंने तालीम बनाया वो तो आज इंडिया में लगे हुए हैं, ये जो मेहनत की। या क्या कहते हैं फजलुर रहमान साहब, उनका क्या कंट्रीब्यूशन यूपी में कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर उनको उस वक्त 1945 में खान बहादुर का खिताब मिला था। तो इस तरह से बाकी जमीरुर रहमान, नसीरुर रहमान जो उस प्रॉब्लम सबने देखा उनके बारे में बता देंगे, वो लोग जिनको हम लोग भूलते जा रहे हैं, ये जिनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग भूलते जा रहे हैं, हमारे ये दरख्वास्त है सबसे कि वो उन चीजों को लाए और उन चीजों को लिखवाएं लोगों से कि भाई आप लिख दीजिए। मैं समझता हूँ कि अखलाक भाई से ज्यादा अच्छा शफीकुर रहमान पे कोई नहीं लिख सकता है। उनसे लिखवाया जाए, उसको जमा किया जाए, जो और लोग हैं, सलीम भाई हैं, ये लोग हैं, इन लोगों की यादें हैं, उनसे लिखवाया जाए। सही साहब क्योंकि पहला उनकी कोई नावलत थे, उनकी कोई औलाद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, जो लोग हैं भी वो उनसे लिखवाया जाए, उनके बारे में हम लोग जमा करें। तो ये हमारी धरोहर है, ये चीजें हमारी धरोहर बनेंगी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। मेरा काफी टाइम की काफी कमी है, ये उसके बाद इरफान साहब है कि एक महफिल ऐसे और होगी जिसके अंदर वो कुछ ऐसी बातें मौका मिलेगा शायद उनको, तो मैं उनको यकीन दिला दूं कि हाँ उनको एक मौका और मिलेगा कि वो वहाँ पे अपनी बात को कह करके खुला हमारे पास एक अच्छी मैसेज बाद में भी होगी, लेकिन बहरहाल अभी हम सिर्फ लोगों को इतना बताना चाहते हैं कि हम कोई बुजुर्गों की लिस्ट में नहीं आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सबको एडवाइस किया या पुराने किस्से बताए कि हम लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, क्या क्या के ट्रेडिशंस हैं, क्या रिवायत हैं, लेकिन हम एक चीज़ में रोशनी जरूर डालना चाहते हैं कि सब लोग बड़े लोग अभी तक ये बता रहे थे कि पहले कैसे होता था, लेकिन एक ये भी बहुत जरूरी चीज़ है कि ये सेंटेनरी ऐसा नहीं है कि एक आखिरी फंक्शन है और इसके बाद कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पे मेहनत करके और सबको इकट्ठा करके किया है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल और सराहनीय चीज़ है। इसलिए हमको यहाँ पे एक चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए और पूरी अननोटिस नहीं जानी चाहिए कि जो शिराज ने इतना बड़ा काम किया है, सबको मिलाया है, सब इतने बड़ा फंक्शन नहीं जाएगा, समझता हूँ कि वो इनिशिएटिव इस तरीके से ना लेते तो शायद आगे फंक्शन नहीं हो सकता। आगे इस चीज को मैं लोगों को इस चीज को दिखाऊं, मतलब लोगों को इस चीज अननोटिस नहीं जानी चाहिए। और आगे के लिए भी एक शिराज में पोटेंशियल है कि लोगों को वो जोड़ के चल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे
अपनी तरफ से शिराज को एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाए, वो जो हर साल में सही, हर साल तो ऐसा नहीं हो सकता है, अल्टरनेट ईयर के ऊपर एक इनिशिएटिव लेके अगर इस तरीके का फंक्शन करें, शायद सब लोग न इकट्ठा हो, इससे कम इकट्ठा हो, लेकिन इस तरीके की अगर ये चीज शुरू होगी तो ये चीज चलती रहेगी, क्योंकि आगे बच्चों को जोड़ के चलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं शिराज से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्टरनेट ईयर के ऊपर इस तरीका के ये प्रोग्राम करते हैं और इसके कोऑर्डिनेटर शिराज मुकर्रर किए जाए। अबरार भाई ने 1997 में कही थी, यहाँ उसको टेप में मौजूद भी है, वो कैसे वो ये चाहते हैं कि इस बड़े गांव की सेंटेनरी मनाई जाए, और वो और रियाज भाई खड़े हुए थे दोनों, तो ये दोनों आपस में बात होती नहीं, जो दोनों टेप में मौजूद है कि कब मनाई जाए। तो किसी ने वहीं पे कहा खड़ा था कि 2009 में मनाई जाए, तो उन्होंने कहा कि 2009 तो बहुत लंबा है, जब तक पता नहीं हम जितना होंगे कि नहीं होंगे, ये 2000 या 2001 में मना ली जाए। तो ये और उन्होंने कहा था कि जब सेंटेनरी मनाई जाएगी तो मैं एक इसके ऊपर एक वो लिखूंगा कि कोई दादा बने और कोई परदादा बने और कोई पूरा इसको इनैक्ट किया जाएगा, वो एक ड्रामा लिखने वाले थे और बहरहाल वो नहीं है। इसलिए ये बात शुरुआत अगर कहा जाए तो ये उनकी की हुई है, क्योंकि सबसे पहले ये चीज उन्होंने 1997 में मेरा विजन जो 1961 में हुआ यहाँ पर, और उसी तख्त को मैं गुलाब बनाकर लगाया, और इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था, गुलाब बनाकर बैठा हुआ था। जरूरत भी है कि क्वालिटी है, ये क्वालिटी नहीं होगी तो जबकि यूजुअली जो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है वो यहाँ पे वापस नहीं आता है, तो आपको क्या सिग्निफिकेंस लगता है इसे? हम मुलाजमत में थे उस वक्त से हमारे ज़हन में बचपन से यही था कि हम परेगामी में आके रहेंगे। इसी की वजह से हम वो इसी में थे, वहाँ बहुत से सहूलतें थी, हम फ्लैट बना सकते थे, हम कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। इस डर से नहीं किया कि अगर हमने कोई फ्लैट वगैरह बना लिया मुंबई में तो फिर हम परिणाम नहीं आ पाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में थे, नौकरी की हमको कोई कमी नहीं थी, उन हालात में आए। यहाँ आने में इस्लाम भाई ने मुझे ज़्यादा इंकरेज किया, इनकी दो ख्वाहिश थी, एक तो मैं यहाँ रहूँ और दूसरे मैं नेतागिरी करूँ। वो दूसरी फिर हो गई, नेतागिरी मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ आज वहाँ आए हैं तो बहुत उस जमाने में और 10 साल में बहुत फर्क हो गया है। जब हम आए हैं तो टेलीफोन करने के लिए हमको बाराबंकी जाना पड़ता था, हिस्ट्री नहीं थी यहाँ, पानी का अरेंजमेंट नहीं था, ट्यूबवेल लगाया, ओवर टैंक लगाया, लाइट नहीं थी, जनरेटर लगाया, तो ये सब चीज़ें हमने डेवलप की, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, गाड़ी है 15 मिनट चले गए। तो यहाँ आने के बाद ये चूँकि हमारे ज़हन में शुरू से बैठा हुआ था कि मुझे बड़े गाँव में रहना है, और इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि बड़े गाँव में आके रहूँगा। हालांकि यहाँ बहुत सी शुरू में तकलीफें हुई जितनी हम लोग से, लेकिन अब वो हालात में इंटरनेट वगैरह के उदाहरण तो चाहिए, और है भी क्या पता, मुझे तो मोबाइल ठीक से मिला नहीं आता, इंटरनेट पर क्या इस वजह से अब मुझे यहाँ कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है और बिल्कुल सेटल हूँ। और फिर ये कि हम मिल मिला करके रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। शाम को हम लोग टीवी में हैं, हम दाऊ रफिया उलमान ये शाम को एक जगह जमा हो जाते हैं, रोजाना अपना नाम अलग रखता है, वो यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग यही लोग आपको महीनों नहीं मिलते थे, मान कहते थे मैं महीनों नहीं रहता, वो मिल रहे हैं। इस तरह से मोहब्बत और यूनिटी बढ़ती जा रही है। फिर थोड़ा बहुत यहाँ सोशल काम भी हो जाता है, और यहाँ जैसे माना है उसको मसौली वाला उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, एक इनाम रहमान के नाम से स्कूल था, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वहाँ 10-12 लड़के थे, कमरा था, खुदा थोड़ा नहीं 20-25 लाख रुपए की तो वहाँ बन गई जायदाद, तो हमने और कोशिश की। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम लोगों का कर सकते हैं, मदद कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आया था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये कि यहाँ लोग हेल्प नहीं करते हैं। अगर आप कोई काम करना चाहें तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, अकेले करेंगे, बल्कि क्रिटिसाइज करेंगे। ये मैं जवाब की बात बता रहा हूँ। तो ये एक बड़ी कमजोरी है यहाँ,
जिसको मैंने कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गया, क्योंकि कोई नहीं, माना 25 स्कीमें हैं, 25 चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई नहीं, अपने लोगों में से भी और गाँव के लोगों में से उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो समझते हैं यहाँ कुछ कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ठीक है, मुझे खुदा शुक्र हम बहुत खुश है और रहने से फायदा यही हुआ है। हम लोग रबिया में कुछ सबसे गाँव रहते हैं, अब होता ये लखनऊ को में जब कोई आया है तो उसको पता है कि बड़े गाँव में नाम है, जॉब मुझे कोई मिल जाएगा, इस तरह से वो लोगों से भी मुलाकात और मैं इनकार कर रहता है, इस तरह जिंदगी गुजर रही है हमारी। यहाँ पे बैठे ये चीजें सोच रहे हैं कि ये सब बहुत ही सीरियस मामला यहाँ पे होता जा रहा है। जब इखलाक भाई ने बोलना शुरू किया तो हम सोच रहे थे कि वो बताएंगे कि वो कैसे छुप छुप करके आम चुराया करते थे, कैसे उनकी पिटाई हुआ करती थी और कैसे यहाँ पे शादियां हुई है कि किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ बुलाया जा रहा है और बुला करके उसको निकाह करा दिया जाता था। ये सारी चीजें जरूरी है कि हमारे बच्चों को पता चले। फिर हमसे पहले श्रीराम ने कहा था कुछ बोलने के लिए और कुछ कहने के लिए, तो अभी उससे पहले मोहित भाई ने कहा, भाई ने कहा, तकरीबन सब लोगों ने यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ की क्या वजह है कि आज हम लोग का खानदान इतना बड़ा और इस तरह से मशहूर, मैं कहूँगा कि पूरे में है। आखिर हम लोग जो है, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं उनको सबको पता है, दादा के बारे में पता है, काली जिंदवा के बारे में पता है। हम एक मरतबा आज से 5-7 साल पहले की बात है और शायद पहले की बात हो, शहीर भाई अमेरिका लंदन से आए थे और हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों को ये कैसे पता चलेगा कि आखिर बड़ा गाँव क्या है और फिर भाई हमारे खानदान का कहाँ से हिंदुस्तान में जब जाते हैं तो इसका नाम है और क्यों है। या वो बच्चे जो हिंदुस्तान में नहीं है, या वो बच्चे जिनका ताल्लुक सिर्फ इससे है कि हाँ हम बड़े गाँव के हैं, हमारे नाना दादा या कोई है, और उनको वो उस जनरेशन को ये कैसे बताया जाए कि हम लोग कौन हैं या हमारी आज ये जो हैसियत है ये क्यों है। और ये बहुत बड़ा एक मसला, इस पर सबको सोचना चाहिए। और जो आज के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, या वो लोग जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, कि क्या वजह है कि हम लोग आज इस मुकाम में। ठीक है, हमारे दादाओं ने जो बुनियाद रखी उसी के बुनियाद पर आज पूरा एक खानदान खड़ा है। 10 आने का है ये पूरा, जैसा कि अभी भाई ने बताया, ये पूरा खानदान, पूरा घर 10 आने से बना है। और 10 आने से किस तरह से बना है, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि यूनिटी तो थी ही, लेकिन एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था कि अगर एक बात किसी ने कह दी किसी भाई ने, तो हिम्मत नहीं होती थी किसी दूसरे भाई की कि ये कह दे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। और उसी बुनियाद पे ये बड़ा गाँव आज खड़ा हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो अभी तक चल रहा है। आज भी हम लोगों के भाई अगर कोई बात हम लोग से कह देते हैं या हम दूसरे भाई किसी के भाई कह देता है, तो कम से कम वो उसकी बात को सुनता है और उसकी इज्जत करता है। वो वक्त नहीं अभी यहाँ पे आया है कि दूसरी जगहों पे देखा जा रहा है कि भाई ये भाई दूसरे भाई के सामने खड़ा हुआ है। हम हैं कौन? ये तो एक कहानी के तौर पे बच्चों को, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें बताना चाहिए कि आखिर हम हैं कौन, हम कहाँ से आए और हम क्यों हैं ऐसे। हम ऐसे इसलिए हैं कि हमारे अंदर, आप एक चीज आप खुद देख लीजिए इस बात को, जो बच्चे हैं खासतौर पर वो इस चीज को देखें कि जो जिस फील्ड में है वो उसका डेडिकेशन जो है वो अपने काम में, जो इखलाक महीने में बता ही दिया कि सबसे बड़ी बात थी एजुकेशन। क्योंकि हमारा वो खानदान था जो 1895 में और 1890 में और 1914 में और 1915 में लोग जाकर के अमेरिका से और इंग्लैंड से पढ़ करके आ गए थे। अगर किसी औरत, किसी लड़की ने सबसे पहले इस इलाके में पूरे तालीम हासिल की तो वो हमारे घर से, पूरे खेती है किसी ने शुरू की इस पूरे इलाके में तो वो हमारे खानदान से, अगर किसी ने शादी सबसे पहले पहनी है तो वो हमारे खानदान में पहली दिन हम ये बात कहते हैं कि आउटलुक हम लोग का जो था, जो खानदान का जो सोच थी, वो हमेशा से बहुत आगे रही है। सन 36 में, सन 37 में सबसे पहले जमीलुर रहमान ने अपनी बीवी को शादी पहनाने के लिए मजबूर किया था, तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि ये क्यों पहनाई जा रही है साड़ी। साड़ी औरतें नहीं पहना करती थी, बीवियां जाकर के अपने शौहरों के साथ नहीं रहती थी जहां वो काम करते थे। जब उनकी बीवी अपनी बीवी को बुलाया, उन्होंने आकर के हमारे साथ रहे, तो उनके बाप ने, उनके चिठाओं ने इतराज किया कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ कैसे रह सकती जा करके, लेकिन उन्होंने बुला करके अपने साथ रखा उनको वहां पे। तो ये चीजें थी कि हम लोगों की जो सोच थी,
जो अप्रोच था वो बहुत ही आउटलुकिंग, बहुत ही आगे की हमेशा पहुंची गई है। और वही वजह है कि आज हम लोग आज यहाँ पे अपनी जगह पे जहाँ पे जो भी आदमी है, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो, कहीं में भी रहा हो, चाहे रोड में हो, सभी बैठे हैं या जो भी है सामने जितने लोग हैं, चाहे खेती करते हो, उन्होंने एक नए तरीके से हर चीज को सोचा है, हर चीज को नए तरीके से करने की कोशिश की है। आपको यकीन नहीं आएगा, भाई ने बताया कि आज गोबर गैस का इतना चलन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ सन 1957 में गैस प्लांट लगाया गया था फार्म के ऊपर, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि गैस प्लांट कहाँ से लगेगा। तो ये क्या दूरदर्शी तो थी, दूरदर्शी तो थी, दूरदर्शिता तो दूरदर्शी तो थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने किया। और जहां तक कि सवाल इस बात का है, जिक्र किया शफीकुर रहमान का जिक्र हुआ, सईदुर रहमान साहब का जिक्र हुआ, अब्बा अल्ताफुर रहमान साहब का जिक्र। कौन ऐसा था जो अपनी लाइन में माहिर नहीं था? ऐसा आपके भाई सभी सईदुर रहमान के भाई एक बार हमारे पास ये 3 मूर्ति की लाइब्रेरी है जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी, वहां के डायरेक्टर का टेलीफोन आया कि साहब ये ऐसा आपके भाई कौन है, कौन थे? सईदुर रहमान। क्योंकि इनका बहुत से मोतीलाल नेहरू के बहुत से लेटर्स हैं जिसमें उसका हवाला दिया हुआ है, और ये नहीं पता चल पाता उसके आगे पीछे का नहीं पता कि उन्होंने रेफरेंस दिया है कि मेरी सही साहब से बात हुई है, मेरी सही ऐसा से बात हुई। तो ये पता चला, हमने बताया, फिर हमने उनका बताया भी कि आप कीजिए, वो आप उनके बारे में और बताएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके बारे में हम लोग आज पता ही नहीं है। अल्ताफ नाना थे, अल्ताफ नाना अपने माहिर थे अपने इल्म के मामले में। शफीकुर रहमान के भाई को घर से निकाल दिया गया था क्योंकि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे। और किसी बहुत कम लोगों को पता होगा कि शौकत अली मोहम्मद अली बड़े गांव में इस घर में आए थे, रहे रुक करके यहाँ आकर के उन्होंने चाय पी थी। एनी बेसेंट जब सन 17 में छोड़ी गई है और शौकत अली मोहम्मद अली जिस वक्त रिलीज किए गए हैं, उसका जश्न बड़े गांव में मनाया गया था। वो लेटर मिले हैं सारे, ये सबूत है, मतलब कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही सुनाई दे रहा हूँ, उसके सारे कागजात मौजूद हैं। अयोध्या आज इतना मशहूर है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और फला, अयोध्या राज के मैनेजर थे हमारे दादा मकबूल रहमान, और वहां के राजा का लेटर मौजूद है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने आवाम में ऐसा असर अपना कायम कर दिया कि वहां आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे यहाँ काम करते रहिए। गाजी फतवा की खबर भी वही थी, और काजी रिजवा की खबर तो है ही, आप तो फिर शायद सुनते खत्म हो गई है, डूबा नहीं कि काजी रिजवा की खबर भी अयोध्या में ही थी। तो हम लोगों का ताल्लुक हर दौर में जो कम से कम याद है उसमें हर जगह में हम लोगों ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है, समझे। और क्यों छोड़ी है? वो जो लेटर्स मिले हैं उसमें ही एक लेटर है जिसमें शफीकुर रहमान के भाई के बारे में, जब वो लीडर में पढ़ा करते थे, उनके बारे में लिखा है कि इतनी, वो लेटर है इसका अनवार सिद्धांत ने लिखा है अपने वालिद को, और उसमें उन्होंने शफीकुर रहमान साहब की तारीफ जिस तरह से की है वो लेटर मेरे सामने कल में पढ़ के सब सुनाए जाएंगे। तो ये चीजें हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग इतने हर चीज में आगे हैं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि जहां पे भी हम लोग गए हैं, जो भी काम हम लोगों ने शुरू किया है उसमें लग करके लगन के साथ और ईमानदारी के साथ काम किया है। कोई भी काम हो, कोई भी खानदान का आदमी ये बता दिए कि जिसने अपनी फील्ड में ईमानदारी से काम न किया, और यही वजह है कि आज वो ईमानदारी, वो लगन जो उन 4 भाइयों में थी, वो आज खुदा का शुक्र है कि हम सब में है, और हमें उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन में भी वो चीज रहेगी। क्योंकि ये बदलाव से नाता क्या है, हमारी रिश्तेदारी क्या है, हमारी जो वैल्यूज है, हमें उन वैल्यूज पे जोर देना है। ये तो ठीक है कि हमारा घर है, हमारा खानदान है, हमको अपनी रूल्स के बारे में मालूम करना है, लेकिन उसके साथ साथ में कि क्या वजह है कि आज जब पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम फैमिलीज की का जिक्र होता है, और खासतौर से यूपी के मुस्लिम फैमिलीज में जिक्र होता है, तो 3 फैमिलीज पिछले 100 साल से लाइमलाइट है।
एक रिबाई फैमिली के बारे में जिक्र होता है, एक शेरवानी फैमिली के बारे में जिक्र होता है, और एक अली रहीम साहब की फैमिली, अब उसमें से कोई नहीं कहा उस फैमिली का जिक्र होगा। पिछले चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट हो, और फ्रीडम मूवमेंट में न सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट में हमारे खानदान के लोगों ने हिस्सा लिया है, बल्कि जो पहला गदर हुआ था सन 57 का, उसमें सबसे ज्यादा, ये अभी बता रहा था कोई, हमको इलाज भी करके बताया था और वो भी बता रहे थे, ये सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी किसी का कोई शहीद हुए थे तो हमारे खानदान के लोग थे। तो ये नहीं है कि हम लोग अभी निकल करके आगे हो, यहाँ बन गए हो, ये हमारा पूरा शुरू से रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से ये है कि हमारा जिस काम को हमने किया बहुत ही लगन से किया, ईमानदारी से किया, तो ये चीजें हमारे बच्चों को बतानी है। और हमें बहरहाल नूर भी ने कहा यहाँ क्लब चलता है, हमको भी उसमें आने का कभी मौका मिलता है। और ये मैं बता दूं कि उस क्लब की शुरुआत जब रजी यहाँ कर रहे हैं तो उन्होंने करवाई थी, तो ये चीजें करवाइए। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, हमारे घर में इतने बड़े हस्तियां पैदा हुई हैं कि जिनका अंदाजा हम लोगों को खुद को नहीं है। कि जैसे मिसाल के तौर पे शफीकुर रहमान के बारे में कितने लोग जानते हैं, सैयदुर रहमान साहब के बारे में कितना लोग जानते हैं, फवाद के दादा फजलुर रहमान के बारे में फजलुर रहमान के बारे में कितना लोग जानते हैं, अल्ताफुर रहमान साहब के बारे में कितना लोग जानते हैं। वो तो छोड़ दीजिए, हमीद नाना के बारे में लोग कितना जानते हैं, वो भी अपनी लाइफ में जहाँ भी थे ऐसा नहीं था, वो भी मतलब बहुत ही अथॉरिटी थे, या चाहे वो किस तरह से पटक उड़ाया करते थे, यहाँ पे पूरा हंगामा होता था किस तरह से वो। और यहाँ पे आप लोगों ने सबने सुनी होंगी गजलें बेगम अख्तर। किसी कितने लोगों को ये पता है कि बेगम अख्तर इस बड़े गांव में जब वो अख्तरी बाई थी तो वो यहाँ आकर के अपनी गजलें और गाना गाया करती थी इस बड़े गांव में। तो ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, यहाँ पे हर चीज की मिसाल आपको मिलेगी। और जो हमारे यहाँ मैं कहने ही जा रहा था कि जो हम लोगों के यहाँ हस्तियाँ बनी है, हम खासतौर से बात मोनिस भाई से और शिराज से और उन लोगों को मुबारकबाद देने के बाद ये कहेंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर शफीकुर रहमान साहब की पूरी न्यूज़ उसको बना करती थी, जिस वक्त वो मिनिस्टर हुए हैं, जिस वक्त वो उन्होंने वोट दी है, उस जमाने में 50 से लेकर के 53 हम लोग उनको निकलवा सकते हैं। आज जो आर्काइव में वो मौजूद है उनको हम लोग निकलवाएं, उनकी स्पीचेस को हम लोग निकलवा सकते हैं। सईद चचा के ने जो 9 साल जेल में रहे हैं, वो हमारे खानदान का कोई भी आदमी इतने साल का जेलों में नहीं रहा जितना सईद चचा रहे। मूर्खे वगैरह खुद उन लोगों के बारे में इतना नहीं बताते हैं, लोगों को बताना चाहिए जितना ये लोग ये नहीं बताते हैं उनके बारे में। किस तरह से क्या कहते हैं, उन्होंने जेल में रह करके जो उन्होंने तालीम बनाए वो तो आज इंडिया में लगे हुए हैं, ये जो क्या कहते हैं फजलुर रहमान साहब, उनका क्या कंट्रीब्यूशन यूपी में कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर उनको उस वक्त 1945 में खान बहादुर का खिताब मिला था। तो इस तरह से बाकी जमीरुर रहमान, नसीरुर रहमान जो आपने सबने देखा उनके बारे में बता दें, वो लोग जिनको हम लोग भूलते जा रहे हैं, ये जिनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग भूलते जा रहे हैं, हमारे ये दरख्वास्त है सबसे कि वो उन चीजों को लाए और उन चीजों को लिखवाएं लोगों से कि भाई आप लिख दीजिए। मैं समझता हूँ कि अखलाक भाई से ज्यादा अच्छा शफीकुर रहमान पे कोई नहीं लिख सकता है। उनसे लिखवाया जाए, उसको जमा किया जाए, जो और लोग हैं, सलीम भाई हैं, ये लोग हैं, इन लोगों की यादें हैं, उनसे लिखवाया जाए। सही साहब क्योंकि बहरहाल उनकी कोई नावलत थे, उनकी कोई आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है, जो लोग हैं भी वो उनसे लिखवाया जाए, उनके बारे में हम लोग जमा करें। तो ये हमारी धरोहर है, ये चीजें हमारी धरोहर बनेंगी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। मेरा ख्याल में टाइम की काफी कमी है, ये बात इरफान साहब है कि एक महफिल ऐसे और होगी जिसके अंदर वो
कोई बुजुर्गों की लिस्ट में नहीं आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सबको एडवाइस किया या पुराने किस्से बताए कि हम लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, क्या क्या के ट्रेडिशंस हैं, क्या रिवाज हैं, लेकिन हम एक चीज पे रोशनी जरूर डालना चाहते हैं कि सब लोग बड़े लोग अभी तक ये बता रहे थे कि पहले कैसे होता था, लेकिन एक ये भी बहुत जरूरी चीज है कि ये सेंटिनरी ऐसा नहीं है कि एक आखिरी फंक्शन है और इसके बाद कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से जिन लोगों ने यहाँ पे मेहनत करके और सबको इकट्ठा करके किया है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल और सराहनीय चीज है। इसलिए हमको यहाँ पे एक चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए और पूरी अननोटिस नहीं जानी चाहिए कि जो शिराज ने इतना बड़ा काम किया है, सबको मिलाया है, सब इतने बड़ा फंक्शन नहीं जाएगा, समझता हूँ कि वो इनिशिएटिव इस तरीके से ना लेते तो शायद आगे फंक्शन नहीं हो सकता। आगे इस चीज को मैं लोगों को इस चीज को दिखाऊं, मतलब लोगों को इस चीज अननोटिस नहीं जानी चाहिए और आगे के लिए भी एक शिराज में पोटेंशियल है कि लोगों को वो जोड़ के चल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे अपनी तरफ से शिराज को एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाए, वो जो हर साल में सही, हर साल तो ऐसा नहीं हो सकता है, अल्टरनेट ईयर के ऊपर एक इनिशिएटिव लेके अगर इस तरीके का फंक्शन करें, शायद सब लोग न इकट्ठा हो, इससे कम इकट्ठा हो, लेकिन इस तरीके की अगर ये चीज शुरू होगी तो ये चीज चलती रहेगी, क्योंकि आगे बच्चों को जोड़ के चलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं शिराज से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्टरनेट ईयर के ऊपर इस तरीका के ये प्रोग्राम करते हैं और इसके कोऑर्डिनेटर शिराज मुकर्रर किए जाए। अबरार भाई ने 1997 में कही थी, यहाँ तो टेप में मौजूद भी है, वो कैसे कोई चाहते हैं कि इस बड़े गांव की सेंटिनरी मनाई जाए और वो और रियाज भाई खड़े हुए थे दोनों, तो ये दोनों आपस में बात होती नहीं, जो दोनों टेप में मौजूद है कि कब मनाई जाए। तो किसी ने वहीं पे कहा खड़ा था कि 2009 में मनाई जाए, तो उन्होंने कहा कि 2009 तो बहुत लंबा है, जब तक पता नहीं हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, ये 2000 या 2001 में मना ली जाए। तो ये और उन्होंने कहा था कि जब सेंटिनरी मनाई जाएगी तो मैं एक इसके ऊपर एक वो लिखूंगा कि कोई दादा बने और कोई परदादा बने और कोई पूरा इसको इनैक्ट किया जाएगा। कोई ड्रामा लिखने वाले थे और बहरा वो नहीं है, इसलिए ये बात शुरुआत अगर कहा जाए तो ये उनकी की हुई है, क्योंकि सबसे पहले ये चीज उन्होंने 1997 में मेरा विजन जो 1967 में हुआ यहाँ पर और उसी तख्त को मैं दूल्हा बनाकर लगाया और इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था, दूल्हा बनाकर बैठा हुआ था। भी है, क्वालिटी है,